तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है? जैसा साफ साफ इनके बात से लग रहा है कि दो इक्वेशंस होंगी और दो वेरिएबल होंगे। नॉर्मली हम दो वेरिएबल को एक्स वाई से डिनोट करते हैं। तो टू वेरिएबल्स में और दो इक्वेशन से पहले अंशिका हम लोग क्या जानने की कोशिश करेंगे कि इक्वेशन ही क्या है, दो वेरिएबल का मतलब क्या है, कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक चीज़ें ये ध्यान रखिएगा कि हम लोगों ने जो इससे पहले पढ़ाई की है, मान लीजिए कहीं पर हम लिख देते हैं 2x इजिकल टू 2x माइनस 3 इजिकल टू 0, तो यहाँ वैल्यू आती है x बराबर 3/2। ठीक, इसको हम लोगों ने नंबर लाइन पे प्लॉट किया हुआ है, आपको ध्यान आए तो 0 1 2 और ये 3/2 है तो 1.5 यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, ये वन वेरिएबल की कहानी है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक, जब इक्वेशन इन टू वेरिएबल होते हैं जैसे कि 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन होने के लिए इक्वल टू का साइन जरूरी होता है। ठीक है, और ये यहां पर दो वेरिएबल यूज किए गए हैं, देयर आर टू वेरिएबल्स। अभी पेयर ऑफ पेयर का मतलब जोड़ा ना, तो दो लीनियर इक्वेशन नहीं लिखी है, अभी सिंगल है। इसको लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां एक्स एंड वाई की जो पावर्स हैं, पावर समझते हैं ना, पावर्स ऑफ एक्स एंड वाई आर पावर्स ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू, मतलब एक के बराबर होगी या फिर एक से कम होगी। सबकी नहीं, दोनों में से एक की, एक से ज्यादा नहीं होगी। इसको क्रूड सेंस में मत यूज कीजिएगा, वरना आप कह दें कि लेस देन 1 है तो दोनों की 0 कर दो। दोनों की 0 नहीं हो सकती एक साथ, समझाने के लिए बता रहे हैं, क्रूड सेंस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो दो वेरिएबल अगर यूज किए गए हैं जिसमें इसकी पावर, मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है? 1 से बड़ी होगी तो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी ये। ठीक है, और दोनों में से एक समय पर एक की पावर एक से छोटी हो सकती है, उसका भी जिक्र करेंगे अभी। अब ये है लीनियर इक्वेशन, और इसमें हम लिखते हैं कि हमारा जो कोफिशिएंट है, मतलब इसको इन जनरल लिखें तो क्या लिख देंगे? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म बोलते हैं इसको हम लोग, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस इक्वेशन में एक साथ एट ए टाइम हमारा a एंड b 0 एक साथ नहीं हो सकता। मतलब एक ही समय पर a और b दोनों 0 नहीं हो सकता, अलग अलग समय पर हो सकता है। a 0 हो सकता है लेकिन तब b 0 नहीं होगा, अगर b 0 है तो फिर a 0 नहीं होगा, दोनों एक साथ 0 नहीं होंगे। क्योंकि जैसे ही दोनों एक साथ आप 0 कर देंगे ये गायब हो जाएगा, c बचेगा। अगर a 0 और b 0 रख देंगे तो दोनों गायब हो जाएगा ना, तो c बचेगा, तो लीनियर इक्वेशन नहीं रह गई। फिर कुछ समझ पा रहे हैं क्या? तो इस बात को एट ए टाइम a एंड b इज इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। इसको ऐसे भी लिखते हैं इस कंडीशन को कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। क्योंकि देखिए अगर दोनों एक साथ होंगे तभी तो 0 होगा ये, वरना a या b में किसी की कोई वैल्यू आ गई तो 0 के बराबर नहीं रहेगा। तो दोनों एक साथ 0 ना हो, इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या ये समझ पाए हैं? है ना? क्यों सिद्धि नहीं समझी? यहां पर अगर a और b 0 रख दोगी तभी तो ये आंसर 0 आएगा, वरना इनमें से एक भी वैल्यू हुई, a स्क्वायर 0 और b की जगह हाफ भी आ गया तो भी ये 0 नहीं होगा उस समय। ठीक, तो ये लिखते नॉट इक्वल टू 0, यानी a एंड b एक साथ 0 ना हो। कुछ समझ में आया? ठीक, अब देखिए इसमें मजेदार बात क्या है कि अगर एक समय में किसी एक कोफिशिएंट की वैल्यू 0 हो जाए, सपोज करिए इसमें हम बात करें कि a 0 कर दें, y 0 कर दो, चलो इफ y इज इक्वल टू 0, अलग अलग हो सकते हैं भी 0, एक साथ नहीं होने। ठीक, तो y की जगह आप देखें तो यहां पर अगर हम लिख दें इफ b इज इक्वल टू 0
और a इजकल टू 0 नहीं है, ये तो हो ही सकता है ना, b इजकल टू 0 हो सकता है, a इजकल टू नॉट 0, b इजकल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू 0। इन तीनों में ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता लीनियर इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो मान लीजिए पहली कंडीशन ले ली हमने, ये वाली, जहां पर b 0 है, तो ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ax प्लस c बराबर 0 बन जाएगी ना, y तो चला गया। ठीक, अब यहां पर मान लो हमने रख दी वैल्यू a की कितनी, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 3/2। यहां भी देखो x बराबर 3/2 आया था। लेकिन बात क्या खास है कि इसमें वन वेरिएबल में अगर ये लिखा होगा तो ये नंबर लाइन पे प्लॉट किया जाएगा, और ये अगर 2 वेरिएबल में होगा तो ये नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं किया जाएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन दिखाएगा। हमारी जो भी लीनियर इक्वेशंस होती हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वो हमेशा ज्योमेट्रिकली स्ट्रेट लाइन शो करती हैं। सी ग्राफ जो बनाएंगे, फोटो जो बनाएंगे उसकी, वो हमेशा कैसी दिखेगी, स्ट्रेट लाइन। अब सवाल ये उठता है कि हमारे सामने अगर ये लिखा है और ये लिखा है, तो हम ये कैसे पहचानेंगे कि ये 2 वेरिएबल में है कि सिंगल वेरिएबल में। डायग्राम कौन सा बनाएं, नंबर लाइन वाला बनाएं कि ग्राफ वाला बनाएं। आपको अगर ये लिख के आ जाए केवल ड्रॉ प्लॉट, तो प्लॉट में हमें नंबर लाइन वाला डायग्राम बनाना है कि स्ट्रेट लाइन बनानी है। कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या बोल रहे हैं, ये कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि दोनों तो एक ही शकल सूरत के हैं ना, क्यों विकास। तो उसको डिसाइड करने से पहले हम ये देखते हैं कि ये जो चीज़ लिखी गई है वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब जो बातचीत चल रही थी उसके हिसाब से इसका मतलब क्या निकलेगा। कुछ पल्ले पड़ा, बहुत कुछ नहीं पड़ा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट पता ही नहीं हमको। कॉन्टेक्स्ट का मतलब वही, फिर पीके वाली कहानी, आमिर खान याद है, वो जेल में जाता है तो वो इंटरव्यू लेने जाती है अनुष्का शर्मा, तो वही पूछती है, तो कहती है बड़ा कन्फ्यूजन है यहाँ, कहाँ कन्फ्यूजन है, तो कहती है ना अच्छा, जैसे कि अच्छा अच्छा अच्छा, तो देखिए सेम वर्ड है ना, और कई सारी मीनिंग निकाल दी। एक अच्छा मतलब मैं समझ गया, अच्छा बहुत फेंक रहे हो, अच्छा अच्छा घोंचू में जानना हूँ, अच्छा है कि नहीं, ये वही सेम वर्ड है बट द कॉन्टेक्स्ट इज डिफरेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ रहे हैं ना, किस कॉन्टेक्स्ट में बात बोली जा रही है उससे इसकी मीनिंग बदलती है। यही बात यहां पे लागू होती है कि जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमें ये करना है कि ये करना है। वैसे हम समझदार हैं, हमारे कोर्स में यही है तो यही करना है, कंफ्यूज ना हो, लेकिन ये बोलना अच्छी बात नहीं है। क्या लॉजिक है ये समझना चाहिए आदमी। कुछ पल्ले पड़ रहा है, क्या हमने बताया समझे ना, कि अगर आपके सामने ये लिख के आ जाए 2x माइनस 3 बराबर 0 और कोई आपसे बोले कि इसका ग्राफिकल फोटो बनाओ, तो कौन सा बनाए, नंबर लाइन वाला बनाए या स्ट्रेट लाइन वाला बनाए। तो इसके लिए दिमाग में ये चलना चाहिए कि जो बातें चल रही हैं उसके हिसाब से यहां आएगा या यहां आएगा, अच्छा वाली करनी, अच्छा। और सरल भाषा में हमारे कोर्स में अब ये है तो आपको यही बनाना है। जो ये कहना अच्छी बात नहीं है लेकिन होगा यही। कॉन्टेक्स्ट की बात की थी, किस कॉन्टेक्स्ट में बातें कही गई, जो बातचीत चल रही है ना। कुछ और भी लिखा होगा साहब, है ना। वैसे आपके 10th में यही कोर्स में है तो करना यही है, लेकिन हमने लॉजिक बताने की कोशिश की, ठीक है। अब देखिए ये समझ में आया क्या बताया हमने, कुछ नोट करना चाहेंगे, करना चाहेंगे करो, अरे नो सर पूरी किताब ही छोड़ नहीं बस चले तो करो नोट। देखिए एक इक्वेशन लेके हम आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं, हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर हम इसको ऐसे लिखें, बहुत बेसिक चीज़ आपको बता रहे हैं, हमने ये जो पढ़ा था मिस गौरी श्रीवास्तव, इसे कुछ नाम दिया था, क्या नाम था ये, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। जनरल फॉर्म था किसका, लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। अब यहां अगर मिस गौरी से मैं पूछूं
कि गौरी जी यहाँ पर जरा सी की वैल्यू कितनी बता दो। नहीं सर तो ठीक है, हाँ 0, इनके हिसाब से सी की वैल्यू 0 है। सिद्धि, हाँ मयंक -5, इसीलिए पूछा था कि कुछ लोग इसमें भी भारी गच्चे में होंगे। देखिए जब हमें कंपेयर करना होता है इक्वल टू के बाद है ना, तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे -5 = 0 ऐसे, तब ये एक जैसी बनी। अब कंपेयर करेंगे, तो अब कंपेयर करेंगे तो अंशिका a की वैल्यू कितनी लिखेंगे 2, b कितना लिखेंगे और c कितना लिखेंगे, ठीक है। तो यहां भी कोई पूछे c कितना है तो आंसर होगा -5। उम्मीद है से कंपेयर कर लेंगे, अब इतना सीख गए होंगे, ठीक है गौरी। अब दूसरी बात ये उठती है कि ये लीनियर इक्वेशन हम पहचान रहे हैं, x y की मैक्सिमम पावर 1 है। अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो कैसा फोटो बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। हम बिना कुछ सोचे समझे ऐसे स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, हमें नहीं मालूम ये इसकी फोटो है भी कि नहीं। समझाने के लिए आपको ये स्ट्रेट लाइन बन गई। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = 5। अब देखिए कुछ बातें हम बताते हैं कि हम इसके कुछ सॉल्यूशंस ढूंढना चाहते हैं। वी वांट टू फाइंड आउट सम सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। तो कैसे लिखते हैं, ऐसे आपने प्लॉटिंग की भी थी क्लास 9th में, 2 पॉइंट 3 पॉइंट निकालते थे ना, तो बेसिकली वो सॉल्यूशंस थी तो थे। तो अगर हमें सॉल्यूशन निकालना हो तो एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर दो यहाँ। अगर 0 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा, x की जगह 0 पुट किया तो ये खत्म हो गया, तो y = 5/3। y की जगह 0 पुट कर दो, y 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई 5/2, ठीक है। ये वैल्यू निकाल रहे हैं और ये जो निकल रहा है x y ना, यहाँ पे वैल्यू निकली x की कितनी, इसको लिख सकते हो 0,5/3, कोऑर्डिनेट पढ़े हुए 9th की, पहला x दूसरा y, इसको लिख सकते हो 5/2,0। ऐसे बहुत सारी या इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज निकल सकती है ना, कुछ भी रख दो x की जगह। जैसे x की जगह रख दिया हमने 1, रुक तो जाओ, अंशिका बताएगी y कितना आएगा। तो इस x की जगह हमने रख दिया 1, है ना अंशिका। तो अंशिका बोलो, बहुत प्रोसेसर तुम्हारा कौन सा लगा है तो y की वैल्यू भी 1 आ गई। एक तीसरा हमें वैल्यू मिला। ऐसे ही बहुत सारी जो लगते जाएंगे मिलती जाएगी। अब x की 2 रख दो फिर y कुछ मिलेगा, x की 3 रख दो फिर y कुछ मिलेगा। ये सारे जो पॉइंट्स मिलेंगे ये पॉइंट्स इसके सॉल्यूशन होते हैं, इसके सॉल्यूशन होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब हम इसकी फोटो बनाएंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ पे इसको प्लॉट करेंगे, तो ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर फॉल करेगा। यानी हम देखें तो ये क्या लिखा है 0,5/3, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है 5/3। इसे मान लेते हैं 5/3, तो क्या बन गया 0,5/3। फिर बाजू में क्या लिखा हुआ है 5,2,0, तो 5/2 समझ लो, 2.5 यहाँ है और 0 यहाँ है। तो ये स्ट्रेट लाइन गलत बनी हुई है। ये स्ट्रेट लाइन कैसी जानी चाहिए थी, ऐसे। दिख रहा है क्या, ये इसकी इक्वेशन है। फिर दूसरा आया 1,1, तो ये 5/2 का मतलब होता है 2.5, 2.5, तो 1 इधर कहीं मिलेगा और ऐसे जाएंगे तो यहाँ 1,1 मिल जाएगा आपको। ये 1,1 फॉल किया, ये फॉल किया, ये फॉल किया, और जितनी वैल्यूज निकालेंगे वो सब कहाँ मिलेंगी, इसके ऊपर। तो हमने क्या समझा कि अगर हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में कोई सॉल्यूशंस निकालते हैं तो ज्योमेट्रिकली उसका मतलब होता है कि वो पॉइंट उस इक्वेशन, उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉल कर रहा है। इतना समझ में आया है, समझ में आया ना। अब देखिए अगर हम 2 इक्वेशन निकाल दें, ये एक लिखी हुई है, अभी एक थी, इतना समझ गए हो, इसको नोट करो पहले। देखिए आने को वैल्यू कोई भी, हम तो आपको समझा रहे हैं, अगर ग्राफ पे प्लॉटिंग करनी होगी तो कोशिश कीजिए फ्रैक्शन में ना आए,
होल नंबर इंटीजर टाइप मिल जाए, है ना, तो ज़्यादा आसान पड़ता है प्लॉटिंग में। हम तो आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, तो जो वैल्यू आई ले लिए, वरना आप ऐसा नंबर लेना पसंद कीजिए जिसमें इंटीजर्स ही मिले, ऐसा चूज़ कर लीजिए कोई इंटीजर मिल जाए, जैसे 1,1 मिल गया था, ऐसे कुछ और पुट करके देखिए इंटीजर मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अब देखिए हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, जो चैप्टर का नाम है इन टू वेरिएबल्स, आपको दिख रहा है, ठीक है। अंश का नीचे वाले में सी की वैल्यू कितनी है, ऊपर वाले में बी की वैल्यू कितनी है, +5, ठीक है। अब ये लाइन जो है इक्वेशन, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ग्राफिकल स्ट्रेट लाइन, और नीचे वाली ये भी सही, कैसे पता तुमको, ऐसे हाँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमेशा लाइन ही रिप्रेजेंट करती है, तो दोनों की दोनों लाइन रिप्रेजेंट करेंगी, दोनों स्ट्रेट लाइन है ना। अब सवाल ये उठता है कि अगर दो स्ट्रेट लाइन हैं हमारे पास, तो दो स्ट्रेट लाइन कैसे कैसे हो सकती हैं, एक मान लो ऐसे, एक मान लो ऐसे, ये L1 और ये L2, और ऐसा भी हो सकता है कि एक लाइन ऐसे और दूसरी लाइन ऐसे, L1 L2, और तीसरा हो सकता है ये एक के ऊपर एक दूसरी लाइन है। तीन वैरायटी हो सकती है, और तो कोई मुड़ना है नहीं लाइन को, ठीक है। अब मैं जो कहना चाह रहा था वो ये कहना चाह रहा हूं कि अगर इन दोनों लाइन को हम प्लॉट करने जाएं, क्या एक साथ सॉल्व करें, सॉल्व करने का मेथड आगे सीखेंगे हम, है ना। यहाँ पे सिंपली इन दोनों को सॉल्व करें या प्लॉट करें, तो होगा क्या, देखिए होगा ये, हम थोड़ा सॉल्व करके दिखा रहे हैं क्योंकि इक्वेशन थोड़ी बहुत सॉल्व कर लेते थे आप लोग पहले। इन दोनों को हमने क्या किया, माइनस कर दिया, ऊपर में से सेकंड वाला माइनस साइन चेंज हो जाता है, सॉल्व किए हो ना इससे पहले, नहीं थोड़ा बहुत, तो अगर ये इसमें से नीचे वाली घटा देंगे, दोनों को एक साथ सॉल्व कर रहे हैं, तो घटा दोगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसमें से 5 में से 2 7y आ जाएगा, और 16 में से 8 गया, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -8/7। और इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन लेके हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे, ऐसे करा। अब देखिए 9x, और यहां कितना आ गया, -40/7 + 16 = 0। 9x एलसीएम ले लो, कितना 7 -40 और 16 × 7 कितना होता है, 112। तो 9x 112 में 40 चला गया, 72 प्लस का 72/7 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये मैंने ऐसे ही इक्वेशन लिखी इसलिए थोड़ी सी वैल्यूज बहुत अच्छी देखने में नहीं लग रही। 9 8 × 72 -8/7, यही हुआ ना, ठीक। यानी इसकी वैल्यू क्या निकली, x = -8/7, y भी -8/7 आ गया, दोनों इक्वल है ना। अब हमको ये मालूम है कि अगर ये -8/7 और -8/7 इसके पहले वाले में रख के देखो, समझना मेरी बात, 9 रखा -8/7, ये कौन सी लाइन है, L1 पहली वाली, और ये L2, तो L1 में रखा -8/7 + 16, तो देखो कितनी वैल्यू आती है, 8 में 72/7 -40/7 + 16, 7 एलसीएम आ गया, -72 -40 और प्लस 112, 0 आ गया ये, ठीक। अब 0 नहीं आ गया, फिर L2 में रख के देखो, L2 में रखा 9x, x की जगह -8/7 -2y -8/7 + 8, देखते हैं वैल्यू कितनी आती है, 72/7 + 16/7 + 8, 7 एलसीएम हो गया, -72
प्लस 16 प्लस 56, 50, 60, 66 और 72, फिर 0 आ गया। अगर ये और x और y की वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है तो ये पॉइंट यानी -8/7 -8/7 इसके ऊपर फॉल कर रहा है ना। जो इसको सेटिस्फाई करता है उसका मतलब क्या होता है, वो लाइन के ऊपर फॉल कर रहा है। और नीचे वाले में भी यही सिचुएशन हो गया है। अगर हम पहली वाली इक्वेशन बनाएं जिसे हम L1 कह रहे हैं, मान लो ऐसे खींचा, ऐसे खींचते हैं L1 सपोज करिए समझाने के लिए, तो ये जो -8/7 -8/7 है वो मान लीजिए यहाँ कहीं फॉल करता है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कहीं होगा ना इसके ऊपर, मान लेते हैं यहाँ पर है, कहीं तो होगा ये पॉइंट, मान लेते हैं यहाँ पर है। अब दूसरी जो स्ट्रेट लाइन बनानी है L2 वो भी इस पॉइंट से जाती है, हमने देखा है यहाँ पर जा रही है, तो वो पॉइंट इसके ऊपर होना चाहिए। यानी दूसरी जो स्ट्रेट लाइन वो कहीं से भी जाए लेकिन इस पॉइंट से होके जाएगी वो L2, चाहे वो ऐसी बने चाहे वो ऐसी बने, कैसी भी बने, लेकिन इस पॉइंट से होके जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी? मतलब हुआ कि ये जो पॉइंट है वो दोनों लाइन के ऊपर फॉल कर रहा है, मतलब ये पॉइंट दोनों लाइन के ऊपर फॉल कर रहा है क्योंकि दोनों का ही सोल्यूशन है। इसलिए ये क्या वैल्यू निकली कि ये वो पॉइंट है जहां पर दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। ये कंक्लूड कर पाए हम लोग। अब क्या कंक्लूड कर पाए कि साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद जो पॉइंट्स आएंगे वो क्या बताएंगे, जहां पर दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। अगर करती हैं तो एक पॉइंट आएगा यूनिक सॉल्यूशन, अगर नहीं करती होंगी कोई सॉल्यूशन ना आए तो पैरेलल लाइन बच जाएंगी क्योंकि कभी कट ही नहीं कर रही, दोनों कोई सॉल्यूशन कॉमन है ही नहीं। और कभी ऐसा हो सकता है कि पूरी सेम हो। जैसे कैसे इसमें हो सकता है कि मान लीजिए कि इक्वेशन लिखी 2x + 3y + 5 = 0 और इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x + 6y + 10 = 0। ये दोनों जो लाइनें हैं वो कैसी हैं? सेम लाइन है, ओवरलैपिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। एनिमल L2 एक दूसरे के ऊपर है। कुछ समझ पा रहे हैं क्या? इसमें जो इसका सोल्यूशन होगा वही इसका सोल्यूशन होगा। रख के देख लो, रखना क्या, हर पॉइंट दोनों के ऊपर है। यहां पर केवल एक पॉइंट एक दूसरे के ऊपर है, बाकी कोई पॉइंट सेम नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तीसरी वैरायटी क्या है कि इन दोनों में कोई भी सॉल्यूशन ना हो। ठीक है, जैसे हम लिख दें क्या, 9x + 4y और दूसरे को भी लिख दें 9x + 4y + 5 + 6 बराबर 0। ये दो अलग अलग लाइनें हैं। ठीक है, जब भी सॉल्व करने आप जाएंगे आपको क्या मिलेगा? पैरेलल लाइंस। समझ में आ रहा है? जब इसको प्लॉट करेंगे तो दोनों की दोनों पैरेलल लाइंस निकल आएंगी, तो इनके बीच में कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। जैसे घटाने जाएंगे तो x y दोनों घट जाएगा, देख रहा है, निकलेगा ही नहीं कोई सोल्यूशन। कुछ अंदाजा लग रहा है क्या? हमने ये जो कथा सुनाई है, ये कथा किस लिए सुनाई? थोड़ा खींची हमने स्टोरी। क्यों? क्योंकि हमने ये बताने की कोशिश की शुरुआत में कि जब भी किसी एक लाइन का सोल्यूशन निकालते हैं, एक लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन एक्स वाई का निकालते हैं, वो जो वैल्यू देता है वो उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉल करती है। ज्योमेट्रिकली, ग्राफिकली उस लाइन के ऊपर वो पॉइंट पड़ता है। अब जब दो लीनियर इक्वेशन को एक साथ हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसी इंटरप्रिटेशन से दोनों लाइनें एक दूसरे को उस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। अगर सोल्यूशन यूनिक निकल रहा है तो दो सोल्यूशन तो निकल ही नहीं सकते, क्योंकि लाइन सीधी होती, मुड़ के तो आएगी नहीं। मतलब एक बार काट दिया तो ये लौटेगी तो है नहीं काटने, क्योंकि सीधी लाइन है ना। तो या तो निकलेगा एक सोल्यूशन, या कोई नहीं, या बहुत सारे, इनफाइनाइटली मैनी। क्या कनेक्ट कर पाए हैं आप? हमने थोड़ा लॉजिकल थोड़ा खींच दिया, बहुत ज़्यादा पकड़ में आए हैं हमारी बात? समझ में आया गौरी? पहले अभी देखना, पहले वाला दिखेगा आगे, अभी दोनों चर्चा की जनरल समझाने के लिए। ठीक है,
तो 2 स्ट्रेट लाइन अगर हमारे पास हैं तो वो 3 केसेस में जा सकती हैं, वो तो अभी समझेंगे। लेकिन हमने क्या बातचीत की हम लोगों ने कि ग्राफिकल उसका मतलब क्या होगा। एक स्ट्रेट लाइन का सोल्यूशन का मतलब क्या है मयंक? वो एक लाइन है, एक में इंटरसेक्शन कैसे होगा? एक लाइन है तो जो उसका सोल्यूशन निकलेगा, एक लाइन के कितने सोल्यूशन निकलते हैं आयुष? एक स्ट्रेट लाइन के कितने सोल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मैनी। ये एक लाइन है ना ऊपर वाली, इसके कितने सोल्यूशन है? एक्स और वाई, एक्स रखते जाइए, वाई निकालते जाइए, जितने पॉइंट चाहे उतने मिलेंगे, क्योंकि इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी। छोटे छोटे पॉइंट से मिलके ही तो बनाए। कितने पॉइंट हो सकते हैं? इनफाइनाइटली मैनी। एक ये पूछा जाता है आपके यहाँ, विकास समझ पा रहे हो? तो दूसरी लाइन के भी कितने सॉल्यूशंस हैं? इनफाइनाइटली मैनी। लेकिन दोनों के एक साथ कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? यूनिक हो सकता है, या ना भी हो, पैरेलल है तो, और एक के ऊपर एक है, फिर इनफाइनाइटली मैनी। यही तो हो सकता है। क्यों रजनीश? तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। उम्मीद है आप पकड़ पाए होंगे मेरी बात। ये जानना बहुत आवश्यक है, लेकिन कईयों को वरना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं समझ में आती फिर आगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो अगर दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो कौन सा पॉइंट मिलेगा इन जगह? दोनों को एक साथ सॉल्व किया है हमने तो कौन सा पॉइंट मिलेगा? हाँ नन्या, यूनिक मिले। क्या मतलब है उसका? दोनों इक्वेशन को एक साथ सॉल्व किया है तो क्या होगा? उसका मतलब क्या है? इतनी देर से मतलब ही तो दिखा रहे हैं ग्राफ के ऊपर तुमको। अद्रिका, दोनों लाइन उस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं जो पॉइंट निकला है। यही तो बताने के लिए इतना हमने 15-20 मिनट आपके साथ बातचीत की, वरना कोई ज़रूरत ही नहीं थी। स्कूल में बात ही नहीं होगी इसकी, आगे बढ़ जाएगा वो। यही बताने की कोशिश की कि इसको कॉन्सेप्चुअली दिमाग में ले लें, ठीक है? 2 लाइन को आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी वो ये बताएगी कि ये दोनों लाइनें आपस में इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे में वो पॉइंट कॉमन है, ऐसे ही इंटरसेक्शन होता है। ठीक है क्या? समझिए नन्या? नहीं समझी ना? समझी? हाँ कि ना? गौरी कह रही कुछ नहीं समझ में आया, पता नहीं क्या बोल रही है ना? पढ़ो ये तो हम बताएंगे केस। अभी केस कहाँ डिस्कस किए हमने, अभी तो बस अब लॉजिक की बात की है। ठीक है, नोट किया इसको? करो, नोट करो। एक्सरसाइज 3.1 ये इक्वेशन बनाने के लिए दी गई है आपको, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक, तो पहला क्या है? आप एक्सरसाइज 1 में पहले क्वेश्चन में, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, 7 साल पहले, शुरू होगा फिर ये, आई वॉज 7 times as old as you। प्रेजेंट एज लेते हैं अभी हम लोग, इसको ऐसे लिखो, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर। इसकी x ईयर्स मान लो और इसकी y ईयर्स मान लिया। अब लिखा 7 years ago, तो 7 years ago यानी 7 साल पहले। अभी अगर आप 15 साल के हैं तो 7 साल पहले कितने साल की थी? तुम्हारे हर चीज़ में बोलना जरूरी है, ये इसको अपनी उम्र नहीं बता पाएगी है। क्या तुम लोग कुछ कोल्ड ड्रिंक पी के आते हो क्या? हैं? तो अगर अभी 50, अभी डाउट हो गया। हाँ, कैसे माइनस कर दिया आपने? अगर किसी की भी एज 15 साल है, कोई पूछे 5 साल पहले कितने साल के थे, तो 15 में 5 घटा देते हैं।
अगर कोई पूछे कि 16 साल पहले कितने के थे तो क्या होगा? 15 ही के हैं, तो 16 साल पहले पता नहीं कहाँ थे, है ना। तो अगर लिखा 7 years ago, तो जो एज होगी आफ्ताब की 7 साल पहले वो कितनी होगी? अभी x है तो पहले 7 होगी, जैसे आपने अपनी उम्र में घटा दिया। और प्रेजेंट एज डॉटर की कितनी हो जाएगी? 7 साल पहले y - 7। अभी कह रहा है 7 साल पहले, अब क्या कथा कह रहा है? कह रहा I was 7 times as old as you were। 7 साल पहले मैं, यानी आफ्ताब जी 7 गुना ज़्यादा एज में थे अपनी डॉटर से। बन गई इक्वेशन। ये उम्र है आफ्ताब जी की, ये आफ्ताब की डॉटर की, और 7 टाइम्स थे तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया x - 7 = 7y - 49, यानी x - 7y - 7 + 49, तो x - 7y + 42 = 0। ये बनी इक्वेशन है। अब आगे क्या बोलता है? एंड ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, यानी 3 साल बाद, तो आफ्टर 3 years, तो अभी ये x के हैं, तो 3 साल बाद आफ्ताब कितने के हो जाएंगे? x + 3। अभी आप 15 साल के हैं, तो 3 साल बाद कितने के हो जाएंगे? 18 के। कौन है? डॉटर कितने साल की हो जाएगी? y + 3। उस समय क्या कहानी है? I shall be 3 times, आफ्ताब जी 3 गुना ज़्यादा एज में होंगे अपनी डॉटर से, तो x + 3 मस्ट बी इक्वल टू 3 times y + 3, 3 गुना ज़्यादा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो एल्जेब्रिकली ये ऊपर वाली रिप्रेजेंट हुई और नीचे वाले का प्रोसेस चल रहा है भी। 3y + 9, तो x - 3y, उसको उधर ले जाओगे तो -6 = 0। तो ये एल्जेब्रा, ऐसे बोलते हैं, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको ग्राफिकली क्या होगा? इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाने के लिए शिवेन हमें कम से कम 2 पॉइंट निकालने पड़ते हैं, तो इसके 2 पॉइंट निकाल लो। कौन से 2 पॉइंट? इसके लिए टेबल बनाओ ऐसे, है ना शिवेन। फिर क्या करें शिवेन? y के लिए 0 कर देते हैं। y 0 करोगे तो x कितना आ जाएगा? अरे हो जाएगा तो हो जाएगा, क्या करेंगे? -42। फिर x 0 कर दो, x तो कर, x 0 कर दिया तो 6, ठीक। और छोटा करना चाहो तो यहाँ x की कुछ ऐसी वैल्यू रख सकते हो जो 7 के मल्टीपल में घटा दे इसको। देखिए चालाकी कर सकते हैं ना आप, x की वैल्यू या 7 में बढ़ा दें, तो 7 रख दो x की अगर 7 रख दोगे तो y कितना आ जाएगा? 47 7 7 आ जाएगा। मिल गया पॉइंट। अब इसको रिप्रेजेंट करना हो तो इन दोनों को पकड़ लेते हैं, आसान है, बाकी बना किसी से भी सकते हैं आप। समझ पाएंगे क्या? तो 0,6, 0x और 6 यहाँ आ गया। फिर 7,7, तो ये चले 7,7 इधर आया और 7 दूसरा यहाँ कहीं आ जाएगा। ये 6 इससे थोड़ा ऊपर, और ये बन गई स्ट्रेट लाइन। दिख रही है ये वाली, ये केस L1 अगर है तो ये L1 बन गया। दूसरा वाला देखिए x - 3y, इसमें भी बना लीजिए ऐसे। x की वैल्यू कितनी रख देते हैं? 0, तो y कितना आ जाएगा? -2। फिर हमने y 0 कर दिया तो x क्या आ जाएगा? 6। बाकी तीसरी भी ले सकते हो ना, 2 ही ठीक वैल्यू लग रही हैं प्लॉटिंग के लाए, तो 0 - 2 और 6,0। तो 0 - 2 कहाँ पड़ा? -2 नीचे पड़ा, यहाँ कहीं 0 - 2 हो गया, है ना रोहित। 6,0, ये कितनी वैल्यू थी? 7,7 थी ये, 6 यहाँ कहीं आएगा। अरे ठीक है, थोड़ा और आगे बना लेना।
ऐसे जाएगी, पैरेलल नहीं है, थोड़ी सी इंक्लाइंड आगे जाके क्रॉस करेगी। अभी बोर्ड छोटा पड़ गया है, पैरेलल नहीं है। अभी आप देख लेंगे कि एल्जेब्रिकली पहचान सकते हैं लाइन पैरेलल है कि नहीं। ये पैरेलल लाइन नहीं है, इंटरसेक्टिंग है। अब इसको आगे इधर देखिए चौड़ी हो रही है ना, ये उधर जाके मिल जाएगी। कौन से पॉइंट पे, रुको पता चलेगा। ये अगर पता करना हो किस पॉइंट पे मिलेगी तो इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर दीजिए। अभी सीखा था, इसको और इसको एक साथ सॉल्व कर दीजिए। जैसे आपने जो पूछा है, पहली में से दूसरी घटा दो, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड घटा दो, घटा पाते हो? ये देखो लिखा x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। नीचे वाली है x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। सब्सट्रैक्ट कर दिया, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों उड़ गए। यहाँ से आ गया माइनस 4y, ये प्लस हो चुका है माइनस का, 48 हो गया क्या? तो y कितना आ गया? इधर जाएगा तो माइनस 48, 12 आ जाएगा। आएगा y इज टू 12, आया कि नहीं? अब y इज टू 12 इस वाले में रख देते हैं, छोटी है, बड़ी लग रही है छोटी इक्वेशन। तो y इक्वल टू 12 रखो, x माइनस 3 इंटू 12 माइनस 6 बराबर 0। तो x 12 3 36 और 6 42, तो x बराबर 42, यानी 42,12 जो आपने पूछा है, सवाल में बताना नहीं था। 42,12 पे ये दोनों मिल जाएंगी। ये भी 7 पे हो, 6 पे हो, ये भी 42 दूर आ जाएगा, वहां जाओगे तो दोनों मिल जाएंगे। और उसकी वैल्यू क्या होगी? ये 6 है 12 के आसपास। 6 से प्लॉटिंग नहीं है, सही करोगे 6 12 मिल जाएगी। तो आपने ये पॉइंट निकाल दिया कि दोनों का इंटरसेक्ट, दोनों का मिलन कहाँ होगा, दोनों इंटरसेक्ट कहाँ होंगी? नहीं मिलेगी कभी। पहले लाइन रेल की पटरियाँ होती हैं, मालूम है? नहीं मालूम है? अगर रेल की पटरी मिल गई तो ट्रेन भगवान को प्यारी हो जाती तुरंत। वो रेल की पटरियाँ नहीं मिलती। नदी के दो किनारे मिल जाए तो क्या होगा? नदी रहेगी नहीं, पानी कहाँ जाएगा फिर? बाढ़ बन के घर में, है ना? तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा था जो आपने पूछा है, आपने पूछा इसलिए हमने बताया। क्वेश्चन में केवल इतना पूछा था, एल्जेब्रिकली बताइए और इसको प्लॉट कीजिए। अब आपके मन में ख्याल आ गया मिलेगी कहाँ, तो दोनों को सॉल्व कर दीजिए, जहाँ मिलेगी निकल आएगा। और बाय द वे सॉल्व करने पर कोई वैल्यू नहीं मिल रही है तो कहीं नहीं मिलेगी पैरेलल, वो हम देखेंगे सिचुएशन। दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में 3 सिचुएशंस ही हो सकती हैं। एक ये जो हुई यूनिक इंटरसेक्शन, या पैरेलल कोई इंटरसेक्शन नहीं, या एक के ऊपर एक इनफाइनाइटली मैनी इंटरसेक्शंस, एक के ऊपर एक है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं रुकते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे इसकी आगे की चर्चा करेंगे। थैंक यू।